एक अंडर वाटर डाइवर को बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी, सनसेट या सनराइज को वो कैसे देख पाता होगा पानी के अंदर। एक फिश को बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी, बल्ब अगर पानी के टंकी के बेसमेंट में है तो उससे लाइट क्या पूरे सरफेस से बाहर आएगी या एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही बाहर आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इन सब के आंसर इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल एंगल। जब भी हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, नोट करना डेंसर से रेयरर, तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है। ठीक है, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, ऑब्वियसली यार अब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे, अवे बैंड होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। मतलब ये तो गुग्गो जैसी बात है ना यार, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही क्या है। अब मगर हुआ ये कि अब आप बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया। कितना होता है मैक्सिमम? 90 डिग्री। बस अब इससे ज्यादा तो आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिलेगा वो उस साइड मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इस एंगल को हमने बोला क्रिटिकल एंगल। तो किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो डेंसर मीडियम का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री, उस मीडियम के इंसिडेंट एंगल को अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यहां पर होती है एक गलती, अधिकतर मतलब 80% जो है वो लोग लिख देते हैं 90 डिग्री हो गया क्रिटिकल एंगल। अरे क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ गुग्गू, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो गया जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। सो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे अपन? सो क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम is that angle of incidence in denser medium corresponds to which the angle of refraction is 90 degree। मतलब कि डेंसर मीडियम का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिले? 90 डिग्री मिले। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये है क्रिटिकल एंगल, 90 डिग्री नहीं है क्रिटिकल एंगल। ध्यान रख लेना इसको अच्छे से। सुनो अब आगे की कहानी। अब अपन जा रहे थे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। ठीक, अगर डेरिवेशन करना है, जो कि करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस भी पेपर में आएंगे, तो क्या करें? अब तुम आंख बंद करोगे तो एक बूटी सामने आ जाएगी। पापा आएंगे कि नहीं आएंगे रिफ्रैक्शन के? आ गए सामने? बिल्कुल आ गए होंगे। मतलब कि स्नेल्स लॉ। हमें शुरू कहां से करनी है कहानी? स्नेल्स लॉ से शुरू करनी है कहानी। आप जा रहे हो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो आप लिखोगे डी म्यू आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे ही आपने ये लिखा, अगर ये क्रिटिकल एंगल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब यहां पर देखो, क्या हम कभी भी रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं डेंसर के रिस्पेक्ट में? कभी नहीं निकालते। हम निकालते हैं डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना हुआ, रेयरर को आगे डेंसर को पीछे, तो क्या करूंगा मैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यस, तो अपन इसको कर देंगे 1 अपॉन आर म्यू डी। मतलब कि अब ये हो गया 1 अपॉन, क्यों? क्योंकि इंटरचेंज कर दिया। साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह रख दिया सी, आर की जगह पे रख दिया 90। तो ये हो जाएगा साइन सी साइन 90 हो गया 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन सी या फिर कॉसेक सी। और कई बुक्स में इसको ऐसे भी देखने मिलेगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। म्यू अगर लिखा है तो वो डेंसर का है रेयरर के रिस्पेक्ट में। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ये भी आपको एक फॉर्मूला देखने मिलेगा, उसी का थोड़ा सा अलग देखने वाला वर्जन है और कुछ नहीं है। सो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अब किसी ने कहा कि आपके पास म्यू की वैल्यू है √2, बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। साइन कब होता है 1/√2? 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इज 45। अगर किसी ने कहा ओरली बताओ, ओरली बताओ, अगर किसी ने बोला तुमसे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है, तो यहां पर 2 रख दोगे, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 कितना होता है? 30 डिग्री। मतलब कि क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। बस आप म्यू बढ़ाते जा रहे हो, क्रिटिकल एंगल कम होता चला जा रहा है। एक पॉइंट निकल के आ गया। अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स पर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो ये हैं।
क्या आते हैं भाई? सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख ही रहा है, साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू। अगर आपने म्यू की वैल्यू को इंक्रीज किया तो क्रिटिकल एंगल कम 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 होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जिसका म्यू सबसे ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम। और यहां पर एक बहुत काम की बात बताता हूं तुमको, म्यू सबसे कम होता है रेड कलर के लिए, क्योंकि अगर आप याद करो विबग्योर में, अगर आप विबग्योर को याद करो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ था और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल रेड कलर के लिए। तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा, मैंने कहा था हमारा हीरो कौन? हमारा हीरो है रेड। ठीक, चलो अब आगे की बात समझो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हो गया। दूसरी चीज वेवलेंथ, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी लेके चलता है साथ में, दोस्तों का पूरा उसका बंच है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बदलेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो क्रिटिकल एंगल बदलेगा। तो यहां पर एक चीज दिख रही थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपना वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के भी इनवर्सली है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। वेवलेंथ बढ़ी तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा, वेवलेंथ कम हुई तो क्रिटिकल एंगल भी कम हो जाएगा। हमारा हीरो रेड, खत्म। इसके बाद टेम्परेचर, ये तो हमें पता ही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। ये 3 पैरामीटर थे जिन पर डिपेंड करेगा क्रिटिकल एंगल। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना आती है और वो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्रिटिकल एंगल से अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो क्या होगा। अगर क्रिटिकल एंगल से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं तो कुछ ऐसा होगा। ये क्या हुआ? कुछ ऐसा होगा। ये क्या हुआ? अब समझते हैं ये क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ, अब आप जा रहे थे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ये आपके पास थी ऑब्जेक्ट, एक रे तो जा रही थी सीधी। अब इसके बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया 90 डिग्री, सरफेस के अलोंग चली गई रे। अब मगर आप माने नहीं, आपने कहा मैं तो और बढ़ाऊंगा। अगर मैंने और एंगल बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज्यादा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बढ़ ही नहीं सकता, तो रे उस मीडियम में जाएगी ही नहीं, वापस इसी मीडियम में हो जाएगी, सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई, और 99.99% एनर्जी वापस आ जाती है अपनी। इस फिनोमेना को अपन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, देन रे विल नॉट गो इन द other medium, it will bounce back in the same medium following the simple laws of reflection. This is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? आसान शब्दों में, रेंचो की भाषा में समझाऊं तुम्हें तो यह है कि जब भी तुम्हारे पास रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो रे दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में वापस हो जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई, और इस फिनोमेना को अपन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड क्यों आया? क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि पूरी एनर्जी लगभग वापस हो गई। रिफ्लेक्शन तो अपन को पता ही है, और क्योंकि इंटरनली हो रहा था इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कोई पॉलिश सरफेस की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी एनर्जी बच गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जियो इसी पे काम कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल कुछ ऐसी होती है, इसमें लाइट यहां से आती है और ये देखो ये जा रही है। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये देखो, ये आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है और ये आपकी लाइट जा रही है इसके अंदर ट्रेवल करती हुई। सेंटर वाला पार्ट डेंसर होता है, बाहर वाला पार्ट जो है वो रेयरर होता है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैंने भी आपके सामने आसान साधारण शब्दों में आपको बता दी, तो TIR क्लियर हो गया। अब अपन से पूछा जाता है कि TIR की कंडीशंस क्या होंगी। भाई क्या कंडीशंस हैं कि TIR होगा? तो पहली चीज तो यहीं से क्लियर दिख रही है, रे को कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयरर। अगर नहीं गई तो भैया कभी भी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी ही नहीं। तो पहली कंडीशन है रे मस्ट गो फ्रॉम रेयर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल सही बोल रहे हो, जी हां, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में आपके पास जो रे है उसका TIR हो जाएगा। इसके बाद ये कौन नहीं चाहता अपने हाथों में पहनना, नहीं चाहते क्या? और इतना चमकदार होता तो एक इतना सा पीस है यार, इसके अंदर ऐसा क्या है? इसके अंदर तो खुद की लाइट भी नहीं है,
लाइट आती है, इसके अंदर घुस के ट्रैप हो जाती है। ऐसा क्या है डायमंड के अंदर? तो रियल में कुछ ऐसा है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो डायमंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। तो रे अंदर तो आ जाती है मगर कंटिन्यूअसली उसका TIR होता रहता है और उसकी वजह से वो कभी बाहर नहीं आ पाती और एनर्जी कंजर्व रहती है। और जब बाहर आती है तो पूरी इंटेंसिटी के साथ वो आपकी आंखों में गिरती है, तो आपको डायमंड जो है वो बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ दिखेगा। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का पीछे जो कॉज है, जो रीजन है, वो यही है। आपको इसके आंसर में क्या लिखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, सो क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो, हेंस द रे गोज इनसाइड द डायमंड, विल ट्रैप्ड इनसाइड, आफ्टर सफरिंग लॉट ऑफ TIR इट विल कम आउट विद द सेम इंटेंसिटी और विद द सेम एनर्जी, दैट्स वाई हमको वहां पर वो चमक दिखाई देती है। तो एक तो ये हो गया। चलो इसके बाद हमारे पास यहां पर एक और चीज आती है। ऐसी सिचुएशन बनती है अपने पास जब गर्मियों का टाइम आता है, तो रोड पर अपन को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा पानी है। गाड़ी में अपन बैठ के जा रहे होते हैं, एक तो ये बीच की जो एयर है कुछ इसी तरह से दिख रही होती है अपन को, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत सारा पानी है, बट एक्चुअली में वहाँ होता नहीं है। इसे अपन बोलते हैं मिराज। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती है, जैसे कि मैंने तुम सबसे कहा था, क्या कहा था मैंने तुम सबसे? मैंने ये कहा था तुम सबसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए थे और ये आपके पास वो सरफेस है। इस सरफेस पर मान लेते हैं कि अपन घूमने गए हुए हैं सऊदी वऊदी और रेगिस्तान में कहीं पे अपन घूम रहे होंगे अंदर, ठीक है, और बढ़िया सफारी पे सफ़र इमेजिन कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। है पढ़ लो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, घर वाले ले जाएंगे विजिट पे, नहीं ले जा पाएंगे तो तुम ले जाना उनको आगे जाके जब तुम अर्न करना शुरू करोगे, इसलिए पढ़ लो अच्छे से। चलो अब ये देखो, ये हॉट एयर है, ठीक है। अगर ये हॉट एयर है, गर्म है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम, तो म्यू हो गया लेस, और ऊपर वाले का म्यू हो गया मोर। अब देखो जब ये ट्री से चलने वाली जो रेज हैं ये जब आएंगी नीचे की तरफ, तो ये ऊपर वाली जगह कंपैरेटिवली कम गर्म है। कैसे? अगर तुम्हें तवे पे बिठा दिया जाए, भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो चल जाओगे ना कि नहीं? तवे से तुम्हें थोड़ा ऊपर रखा जाए तो तुम क्या होता जाएगा, तुम्हें थोड़ी कम गर्म लगेगा। जैसे कि अपन जब आयरन को गर्म करते हैं तो हाथ लगा के देखते हैं गर्म हुई कि नहीं हुई, प्रेस, ठीक, फिर धीरे धीरे दूर ले जाते हैं हाथ को, फिर देखते हैं दूर से ही चेक करते हैं गर्म हो गई क्या, हाँ यहीं से गर्म लग रहा है, इसका मतलब गर्म हो गई, हाथ मत लगा देना फिर, ठीक है। सो होता यही है, होता ये है कि यहां पर आपके पास ऊपर जो है यह डेंसर मीडियम है, क्योंकि कम गर्म है इसके कंपैरिजन में, सैंड ने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये रे नीचे की तरफ चलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती जाएगी, एक टाइम वो क्रिटिकल को क्रॉस करेगी और आपकी आईज में पहुंच जाएगी। आप तो सीधा देखते हो, अपन भाई तिरपट है क्या? नहीं है, तो अपन सीधे देखते हैं, ठीक, सीधे देखते हैं तो ये अपन को लगेगा कि यहां कहीं से आ रही है, तो इसका इस ट्री की एक उल्टी इन्वर्टेड इमेज यहां बन जाएगी। और ऐसी इमेजेस तो वो सुंदर सी जगहों पर ही बनती है यार, जहां अपन लोग घूमने घामने जाते हैं, बहुत सुंदर सी जगह है ना, वहां जहां नीचे पानी हो, ऊपर पहाड़ हो, हिमालय टाइप कहीं पे, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी जो हुई, ऐसा लगता है अपन को कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पर होता नहीं है, इसको अपन बोलते हैं मिराज। और ये जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई है अभी थ्योरी में कि नीचे वाली सरफेस गर्म होगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रे नीचे आएगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा, एक टाइम पर वो क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि नीचे पानी है। बस इसी चीज़ को आपको लिखना है और आपको नोट्स में तो नीचे मिल ही रहा है ये। चलो इसके बाद अपने से जो नेक्स्ट चीज पूछी जाती है वो लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट पॉइंट अपन से क्या पूछा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर अगर तुम देखो तो ऐसी बहुत पतली पतली सी फाइन लाइंस होती हैं। अगर किसी ने घर में इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर की OFC देखी होगी तो एक फाइन लाइन आई होगी वाइट कलर की, वो एक्चुअली उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं। और ये जो ऊपर तुम्हें एकदम से ग्लो करते हुए दिख रहा है ना, एक्चुअली में इसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही थी, और जब वो बाहर निकली तो पूरी इंटेंसिटी के साथ बाहर निकली है। कई घर में 100 पीसेस होते हैं ऐसे जो कि ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं, उनके आगे का जो टिप पॉइंट है वो बहुत बढ़िया ग्लो कर रहा होता है। उसका रीजन भी यही होता है, TIR। तो एक्चुअली में अपने पास ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है? सबसे पहले कोई पूछे ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, तो वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर सेंटर में होता है कोर और बाहर साइड होती है क्लैडिंग। क्लैडिंग का जो म्यू होता है, म्यू ऑफ क्लैडिंग, ये कम होता है, ये लेस होता है म्यू ऑफ कोर से।
जब ये रे आएगी बाहर से तो उसको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा। जब उसको डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा तो ये क्या होगा, उस रे का हो जाएगा TIR, क्योंकि हम इसको ऐसा रखेंगे कि वो क्रिटिकल से ज्यादा पर आए। और जैसे TIR हुआ, यहां इंसिडेंट होगी फिर बाउंस बैक कर जाएगी, फिर यहां इंसिडेंट होगी फिर वो बाउंस बैक कर जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इसके अंदर ट्रेवल होता हुआ चला जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में बस इतना ही समझना है, कोर क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्लैडिंग का कम, और ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद लास्ट, बाबा जी अपने शब्द वापस लेते हैं, पिछले बारे में लास्ट नहीं था, इस बार लास्ट है। तो अब अपने पास लास्ट क्या आता है, अपने पास आते हैं डिविएटिंग प्रिज्म्स। डिविएटिंग प्रिज्म मतलब एक आएगा 90 डिग्री डिविएटिंग प्रिज्म, एक आएगा 180 डिग्री। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से समझो, ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल है, इसका क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास जो आ रही है रेज, इनके लिए यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से कम है, ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं। तो जैसे ये रे यहां से आई, यहां तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो आई और आर दोनों जीरो हो गए, तो ये तो सीधा निकल गया। जैसे ही यहां आएगा तो गौर से देखो, ये 45, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, कैसे, ये पूरा 90 है, उसमें से 45 चला गया, बचा 45, और ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये रे बाहर नहीं आएगी प्रिज्म से, ये रे का हो जाएगा TIR, यहां पे आएगी। यहां पर तो नॉर्मल इंसिडेंस है, सीधी चली जाएगी, कितने डिग्री से डिविएट हो गई, जा रही थी सीधी, कितने डिग्री से घूम गई, 90 डिग्री से। अब देखो 180 डिग्री में अपन शाणे बन गए, थोड़ा क्या बने, अपन ने प्रिज्म को थोड़ा सा घुमा दिया। अब यहां से ये रे आई, हाँ गई, बिल्कुल गई, यहां नॉर्मल इंसिडेंस था तो I 0, तो R भी 0। यहां पर जब वो इंसिडेंट होगी तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, ये 45 डिग्री है जो कि क्रिटिकल से ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा TIR, ये यहां पहुंचेगी। जैसे ही यहां पहुंचेगी तो यहां पर भी ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, आप देख लो, इसको निकाल के भी देख लोगे तो ये 45 डिग्री आएगा। अगर ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही आएगा। और अगर इस 45 है तो फिर क्रिटिकल से ज्यादा है, क्रिटिकल से ज्यादा है तो TIR हो जाएगा। दूसरी सरफेस से भी वो नॉर्मली सीधी निकल जाएगी। कितने डिग्री से डिविएट कर दिया आपने, आपने इसको डिविएट कर दिया, जा रही थी इधर, वापस इधर जा रही है, 180 डिग्री से डिविएट कर दिया। TIR के ये जो एग्जांपल्स है बहुत ही शानदार एग्जांपल्स है, और नीचे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, भूल मत जाना उनको करना। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कंप्लीट नहीं होगा ये टॉपिक, तो इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया जल्दी से जाओ, लिंक को भी क्लिक करो, न्यूमेरिकल करो, और यहां पर आपका खत्म हो चुका है TIR और क्रिटिकल एंगल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जैसा हमेशा बाबा जी आपसे कहते हैं, मार्क्स तो आएंगे, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।